हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एंसेल्म और उनके फॉलोअर्स ने गॉड के एग्जिस्टेंस को कैसे साबित किया और उन्होंने कहा था कि गॉड वाकई एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उनके मेथडोलॉजी को चैलेंज करने के लिए कुछ लोग सामने आए और उनको क्रिटिसाइज करने लगे, उनकी मेथडोलॉजी पर सवाल उठाने लगे। तो उन सारे सवालों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही ये भी देखने वाले हैं कि क्या एंसेल्म का आर्गुमेंट इन सारे क्वेश्चंस के आगे, इन सारे क्रिटिक्स के आगे ठीक से खड़ा रह पाता है और क्या अंत में वो गॉड के एग्जिस्टेंस को वाकई प्रूव कर पाता है या नहीं कर पाता। लेकिन एक बात और कि आपको अगर क्रिटिक्स को समझना है तो आपको बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए। तो पिछले वीडियोस में एंसेल्म के बेसिक्स का हमने परिचय दिया है, तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद ही इस वीडियो की तरफ आए, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हम एंसेल्म के आइडियाज़ को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एंसेल्म ने गॉड के एग्जिस्टेंस को डिडक्टिव मेथड से प्रूव किया था। डिडक्टिव मेथड मतलब क्या? मतलब हम पहले गॉड को डिफाइन करेंगे कि गॉड क्या है, और गॉड को डिफाइन करने के बाद में हम उस डेफिनेशन से गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करेंगे। जैसे कि हम ट्राइंगल को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ ट्राइंगल? ट्राइंगल इज अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस। मतलब एक ऐसी फिगर है जो 3 रेखाओं से घिरा हुआ होता है। तो ये ट्राइंगल को डिफाइन करने के बाद में हम इसे प्रूव करते हैं कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमने ट्राइंगल की परिभाषा से साबित किया। उसी तरीके से गॉड को हम डिफाइन करेंगे और गॉड को डिफाइन करने के बाद एंसेल्म उसके एग्जिस्टेंस को साबित करेंगे। तो गॉड को कैसे डिफाइन करते हैं एंसेल्म? एंसेल्म कहते हैं कि मूर्ख अपने मन में कहता है कि वो ईश्वर को नहीं जानता। मूर्ख अपने मन में कहता है कि वो ईश्वर को नहीं जानता, लेकिन वही मूर्ख जब वो ये सुनता है कि गॉड इज समथिंग देन विच नथिंग ग्रेटर इज पॉसिबल। मतलब गॉड की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं एंसेल्म? गॉड इज समथिंग देन विच नथिंग ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड। ठीक, ये गॉड की डेफिनेशन है। तो वो बोलते हैं कि मूर्ख जब इस बात को सुनता है, क्या सुनता है? कि गॉड इज समथिंग देन विच नन ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड, तो वो इस बात को समझता है। जब वो इस बात को समझता है तो इसका मतलब गॉड का आइडिया जो है, गॉड की डेफिनेशन जो है, ये स्क्वायर सर्कल की तरह इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। ठीक, स्क्वायर सर्कल को तो हम सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। नहीं तो आप दिमाग में सोच के बताइए। तो गॉड का आइडिया स्क्वायर सर्कल की तरह नहीं है। मतलब गॉड एक पॉसिबल चीज़ है, और गॉड एक पॉसिबल चीज़ है मतलब एटलीस्ट समझने के बाद में वो गॉड का आइडिया जो है वो फूल के माइंड में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये गॉड का आइडिया जो है वो सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये माइंड में ही एग्जिस्ट करता है तो वो आइडिया, वो चीज़ जो माइंड के साथ साथ रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है, वो इससे बड़ी हो जाएगी। लेकिन गॉड की डेफिनेशन क्या है? गॉड की डेफिनेशन ये है कि उससे बढ़कर चीज़ हम कोई सोच ही नहीं सकते। ठीक, तो मतलब उससे बढ़कर चीज़ हम कोई सोच ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि गॉड का आइडिया है वो न केवल थॉट में एग्जिस्ट करता है बल्कि वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे एंसेल्म ने कहा कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ग्वानिलो ने उसको जवाब देना शुरू किया। अब ये ग्वानिलो ने, ये भी एक सेंट है और ये एंसेल्म के समकालीन है। ठीक, तो वो मूर्ख की तरफ से एंसेल्म को रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मूर्ख अपने मन में कहता है। यही से शुरुआत हुई थी। और वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम एंसेल्म की रीजनिंग को फॉलो करें तो हम ऐसी चीज़ों के अस्तित्व को भी साबित कर सकते हैं जो वाकई में इस दुनिया में है ही नहीं है, और वाकई वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उन चीज़ों के भी अस्तित्व को हम इससे साबित कर सकते हैं। ठीक, तो वो इसको समझाने के लिए एक परफेक्ट आइलैंड का आइडिया देते हैं। परफेक्ट आइलैंड का आइडिया, ऐसा आइलैंड जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कहीं पे नहीं है वो, इसलिए लोगों ने उसको लॉस्ट आइलैंड कहा है। तो वो आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब उसका आइडिया है परफेक्ट आइलैंड। तो परफेक्ट आइलैंड का आइडिया एक्चुअल में क्या है? वो बोलते हैं कि बहुत फर्टाइल है, मोस्ट फर्टाइल है, उस पर बहुत सारे पाम ट्रीज लगे हैं, बहुत सारे उसमें डांसिंग गर्ल्स है, दासियां है जहाँ पे वो पूजा करती है। उसका कोई हैबिटेंट नहीं है, वहाँ पे कोई हैबिटेंट नहीं है, उसका कोई ओनर नहीं है। भाई हैबिटेंट रहता तो क्या करता? उसकी फर्टिलिटी को कम करता। भाई सॉइल की फर्टिलिटी तो कम होगी ना जैसे जैसे आप सॉइल यूज करेंगे। ठीक है, पाम ट्रीज को काटेगा। तो ओनर भी नहीं हो सकता और हैबिटेंट भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो
हैबिटेंट और ओनर रहेंगे तो उसकी फर्टिलिटी और पाम ट्रीज का उपयोग करेंगे, उसकी ब्यूटी को कम कर देंगे, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी को कम कर देंगे। तो कि उसका कोई न तो ऑनर हो सकता है, नहीं वह कोई हैबिटेंट हो सकता है। अब वो क्या करते हैं, वो सेंट एंसेल्म की रीजनिंग को ही अप्लाई करते हैं और इस परफेक्ट आइलैंड के एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं, जो कि वास्तव में एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो ये आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, वो आइलैंड को डिफाइन कर रहे हैं, एन आइलैंड देन विच नन ग्रेटर आइलैंड कैन बी थॉट। अब ऐसा कोई आइलैंड है जिससे महानतम आइलैंड हम अपने दिमाग में सोच ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये आइडिया हमको समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि वो स्क्वायर सर्कल की तरह या सन ऑफ अ बैरन मदर की तरह इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब परफेक्ट आइलैंड का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक। लेकिन ये आइलैंड तब परफेक्ट होगा जब ये रियलिटी में ही नहीं, ये थॉट में ही नहीं, रियलिटी में भी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये आइलैंड सिर्फ थॉट में एग्जिस्ट करता है तो वो आइलैंड जो सिर्फ थॉट और रियलिटी दोनों में एग्जिस्ट करता है, वो इस आइलैंड से महान हो जाएगा, ठीक। इसलिए एंसेल्म की तरह ग्वानिलो भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो परफेक्ट आइलैंड है, ये जो है ये थॉट ही नहीं, ये रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए परफेक्ट आइलैंड का एग्जिस्टेंस है। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई आइलैंड है क्या? नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं, ग्वानिलो आर्ग्यू करते हैं कि भाई देखिए एंसेल्म जी, आप मुझे बता रहे हैं कि समथिंग देन व्हिच नन ग्रेटर इज पॉसिबल, इसका कंसेप्ट मेरे दिमाग में है, तो इससे आप गॉड का एग्जिस्टेंस साबित कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई मुझे ये परफेक्ट आइलैंड की कहानी सुनाता है और वो आर्ग्यू करता है कि भाई देख ये तेरे दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा, और एक्सीलेंस परफेक्शन क्या है कि वो रियलिटी में ही और थॉट दोनों में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो वो परफेक्ट कहलाएगा, ठीक। इसलिए ये परफेक्ट आइलैंड न केवल तुम्हारे दिमाग में बल्कि ये तुम्हारे दिमाग में और रियलिटी दोनों में ही एग्जिस्ट करता है। अगर कोई मुझसे ये सर्टेनिटी के साथ कहता है तो मुझे लगता है कि ग्वानिलो कहते हैं कि मुझे लगता है कि या तो मेरे साथ मजाक कर रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों में से ज़्यादा मूर्ख कौन है करके, ठीक है। लेकिन एंसेल्म इससे नाराज़ होते हैं और एंसेल्म अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि मेरी जो रीजनिंग है ना वो दुनिया की हर चीज़ को अप्लीकेबल नहीं है। मेरी रीजनिंग जो है सिर्फ बीइंग देन विच नन ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड इसी फ्रेज को अप्लीकेबल है। मेरी रीजनिंग सिर्फ गॉड के कंसेप्ट को ही अप्लीकेबल है। अगर मेरी रीजनिंग, एंसेल्म चैलेंज करते हैं कि इस फ्रेज के अलावा कौन सा फ्रेज, बीइंग देन विच नथिंग ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड, किसी दूसरी चीज को आप अप्लीकेबल करके दिखा दो तो मैं आपको लॉस्ट आइलैंड इनाम में दे दूंगा ताकि वो कभी लॉस्ट आइलैंड ना हो सके, ठीक है। तो वाकई में एंसेल्म क्या कहना चाह रहे हैं इसको कुछ फिलोसोफर क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। अब भाई परफेक्ट आइलैंड का कंसेप्ट मतलब क्या? परफेक्ट आइलैंड का कंसेप्ट मतलब भाई उसका साइज सोचिए, आप साइज कितना होगा, आप कितना भी बड़ा उसका साइज सोचिए वो हमेशा छोटा ही रहेगा। आप बोलते हैं कि आप धरती के बराबर उस परफेक्ट आइलैंड का साइज है, तो भाई धरती से बड़ा तो बृहस्पति भी है ना, फिर बृहस्पति से बड़ा और कुछ है, उससे बड़ा और कुछ है, ठीक है। तो उसके साइज की भी अगर बात करें तो साइज में हम उससे बड़ा आइलैंड सोच सकते हैं। दूसरा फर्टिलिटी, मान के चलिए परफेक्ट आइलैंड एक साल में 1 लाख वहाँ पे पेड़ उगते हैं, लेकिन हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि एक ऐसा आइलैंड है जिसमें एक साल में 10 लाख पेड़ उगते हैं, या फिर जहाँ पे नंबर ऑफ पाम ट्रीज जो होती है वो 1000 न होकर 10,000 है, डांसिंग गर्ल जहाँ पे 10 न होकर 50 है। मतलब आप चाहे कितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको दे दो, न्यूमेरिकल वैल्यू के माध्यम से आप परफेक्शन दे रहे हो ना, तो आप कितना भी न्यूमेरिकल वैल्यूज उस आइलैंड को दे दो, हम उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे जिस तरीके से एक नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ी होती है। भाई आप 1 लाख सोचिए, उससे बड़ी नंबर आप 1,01,000 सोच सकते हैं। आप खरब सोचिए तो खरब से ऊंची नंबर भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से जो परफेक्ट आइलैंड है, परफेक्ट आइलैंड कोई वास्तव में परफेक्ट आइलैंड हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा परफेक्ट आइलैंड हम सोच सकते हैं, लेकिन बीइंग देन विच नन ग्रेटर इज पॉसिबल, इससे बड़ी चीज हम सोच ही नहीं सकते हैं, जबकि एक परफेक्ट आइलैंड से ज्यादा परफेक्ट आइलैंड हम सोच सकते हैं। इसलिए भाई ऐसा है ग्वानिलो कि तेरी रीजनिंग जो है ना वो मेरे आर्गुमेंट को अप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए तेरी रीजनिंग जो गलत है, हेंस गॉड एग्जिस्ट। अब कुछ फिलोसोफर और एग्जांपल देके एंसेल्म के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हैं। वो बोलते हैं कि जब आप कोई लिमिटेड चीज होती है, लिमिटेड चीज मतलब क्या? जो स्पेस एंड टाइम में लिमिट करती है।
अब स्पेस एंड टाइम में जो हम जितनी भी चीजें हम अपनी दुनिया में देखते हैं वो सारी स्पेस एंड टाइम में है, ठीक है। चाहे टेबल ले लो, कुर्सी ले लो, पलंग ले लो, मोबाइल ले लो, ठीक है, समुद्र ले लो, ये सारी चीजें कहाँ है, स्पेस एंड टाइम में लिमिटेड है। अब स्पेस एंड टाइम में कोई लिमिटेड चीज है, उसको आप अनलिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो ऐसे ऐसे आइडिया बनता है जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक ऐसा हॉकी प्लेयर है जिससे बढ़कर या जिससे महान हॉकी प्लेयर हम सोच ही नहीं सकते। अब हॉकी प्लेयर क्या है, एक फाइनाइट चीज है, लिमिटेड चीज है। अब उसको हमने बोला कि हम उससे महान कोई हॉकी प्लेयर सोच ही नहीं सकते, तो अब सोचिए कि ये जो हॉकी प्लेयर का कॉन्सेप्ट है, महानतम हॉकी प्लेयर, ये कैसा होगा, सोच के देखिए ये कैसा होगा। कि अब हमारे मन में सवाल आते हैं कि क्या वो कभी गिरा होगा, क्या उसको कभी चोट लगी होगी, क्या वो हर सेकंड में गोल कर देता होगा, क्या वो 24 घंटे दौड़ पाता होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में तो आता है कि एक ऐसा हॉकी प्लेयर है जिससे महानतम दूसरा हॉकी प्लेयर हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन जैसे आप ये सोचते हैं कि ये कैसा होगा, जैसे आप सोचते हैं कि हॉकी प्लेयर कैसा होगा, वैसे आपको समझ में आता है कि अरे यार इस आइडिया में कुछ गड़बड़ है, ये हॉकी प्लेयर का आइडिया वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब ये आइडिया एक तरीके से स्क्वायर सर्कल का ही आइडिया है जो वास्तव में पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। लेकिन एंसेल्म की रीजनिंग तो सिर्फ पॉसिबल चीजों के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए इस वाक युद्ध में एंसेल्म विजयी होते हैं और गॉड का एग्जिस्टेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन भाई एंसेल्म एक बात बता कि तेरी रीजनिंग अगर हम अप्लाई करें तो क्या हम सबसे इविल चीज का अस्तित्व भी साबित नहीं कर देंगे? दुनिया की सबसे इविल चीज क्या होगी, डिफाइन करना पड़ेगा एंसेल्म के हिसाब से। तो सबसे इविल चीज क्या होगी? अ बीइंग देन विच नथिंग मोर इविल कैन बी कंसीव्ड। मतलब सबसे बुरी चीज क्या है? अ बीइंग देन विच नथिंग मोर इविल कैन बी कंसीव्ड, ठीक है। अब ये हमने सबसे बुरी चीज को हमने डिफाइन कर दिया, तो सबसे बुरी चीज को डिफाइन कर दिया तो जैसा कि गॉड सबसे महान तब था जब वो थॉट के साथ साथ रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से सबसे बुरी एविल क्या होगी? सबसे बुरी एविल होगी कि वो थॉट के साथ साथ रियलिटी में भी एग्जिस्ट करेगी। इसलिए एंसेल्म के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो इविल चीज का भी अस्तित्व इससे साबित होता है। मतलब दुनिया की सबसे महानतम चीज के साथ साथ दुनिया की सबसे गंदी सबसे बुरी चीज का भी अस्तित्व हम साबित कर सकते हैं। लेकिन एंसेल्म आर्ग्यू करते हैं, एंसेल्म के फॉलोअर आर्ग्यू करते हैं कि भाई रुक, मेरे आर्गुमेंट से, मेरी मेथोडोलॉजी से इविल का अस्तित्व साबित नहीं होता है। तो एंसेल्म के सपोर्टर आर्ग्यू करते हैं कि भाई देख, ग्रेटेस्ट बीइंग कौन है जो थॉट और रियलिटी दोनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इधर आप देख पा रहे होंगे ग्रेटेस्ट बीइंग कौन है जो थॉट और रियलिटी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। ग्रेटेस्ट बीइंग मतलब उसमें मोस्ट गुड है, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज जो है वो थॉट और रियलिटी दोनों में एग्जिस्ट करेगी, और उससे कम अच्छी चीज थॉट में एग्जिस्ट करती है। और कम अच्छी चीज मतलब ज्यादा बुरी चीज, कम अच्छी चीज मतलब ज्यादा बुरी चीज। इसलिए एंसेल्म के फॉलोअर आर्ग्यू करते हैं कि ज्यादा बुरी चीज जो है वो सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करती है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। इसलिए इविल का अस्तित्व मेरे आर्गुमेंट से साबित नहीं होता है। एक बार हम उसको और देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट चीज, सबसे बड़ी चीज, सबसे महानतम चीज, सबसे अच्छी चीज कौन सी है? जो थॉट और रियलिटी दोनों में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ थॉट में एग्जिस्ट करती है वो इससे कम अच्छी है, कम महान है, कम अच्छी है। और कम महान और कम अच्छी का मतलब दूसरा मतलब थोड़ी सी ज्यादा बुरी है, ये भी होता है। इसलिए मोर इविल चीज जो है वो सिर्फ थॉट में ही आ सकती है, रियलिटी में उसका एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। मतलब मेरी रीजनिंग का अगर इस्तेमाल करते हो तो आप इविल के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरा आर्गुमेंट और मेरी रीजनिंग एकदम वैलिड है, हेंस गॉड एग्जिस्ट। तो अभी तक हमने देखा कि एंसेल्म बड़े शानदार तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं और गॉड का एग्जिस्टेंस अभी भी बरकरार है, मतलब गॉड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ सीरियस चैलेंज एंसेल्म के आर्गुमेंट को किए जाते हैं, ठीक है। और तब हम देखेंगे कि क्या एंसेल्म वाकई गॉड के एग्जिस्टेंस को बरकरार रख पाते या नहीं रख पाते, और वो कौन व्यक्ति है जो इनको सीरियसली चैलेंज करेगा। या ये सब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।